वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में देखा। आज हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्जामिनेशन हो, नीट का हो, एम्स का हो या IIT JEE का हो या फिर किसी भी अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उसमें इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमको देखना है क्या क्या हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहले तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, और कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, एंड इनन्शियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स, आइडेंटिकल म्यूजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये सब देखेंगे हम लोग इसमें। रेसमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं और रेजोल्यूशंस फॉर द रेसमिक मिक्सचर एंड इट्स मेथड ऑफ रेजोल्यूशन, वो भी देखेंगे। तो अगला इसमें आगे आएगा ट्रिक्स फॉर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कितने भी ऑप्टिकल आइसोमर निकालने के लिए ट्रिक्स या फार्मूले जो भी है वो भी दूंगा मैं इसमें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल, 3D मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी जानेंगे, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम 3D व्यू में ही दिखाते हैं, उसी में हम एज्यूम करते हैं। 3D को हम 2D में कैसे करेंगे वो सब चीज़ इसमें देखेंगे। पैरा होगा यहाँ पे टेट्राहेड्रल फ्रेशर प्रोजेक्शन क्या होता है, फ्लाइंग वेज मॉडल क्या होता है, सॉहर्स प्रोजेक्शन क्या होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम इतना देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये क्या होता है। Optical isomerism. Optical isomers have the same molecular formula, same geometry, same physical and chemical property, but different direction of rotation of plane polarized light. In short, PPL, plane polarized light. इसमें क्या होता है कि एक नॉन पोलराइज्ड लाइट जिसका वाइब्रेशन हर एक डायरेक्शन में होता है। ओके, एज यू कैन सी इन फिगर, जब ये निकोल प्रिज्म से पास किया जाता है, जैसे ये निकोल प्रिज्म से पास किया जाता है तो इस नॉन पोलराइज्ड लाइट को ये निकोल प्रिज्म एक पोलराइज्ड सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे एक ही प्लेन में जो लाइट का वाइब्रेशन होगा वो मिलता है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। ओके, तो इस तरह से हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा हमको यहाँ पे उसी लाइट के रोटेशन के थ्रू। अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। टेंडेंसी टू रोटेट द plane polarized light in a particular direction is known as the optical activity. किसी भी कंपाउंड का उसका जो लाइट का प्लेन है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो प्लेन है उसको रोटेट करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। इफ़ अ कंपाउंड रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट विल बी डेक्स्ट्रोरोटेटरी। बहुत फेमस है, बहुत पूछा था एग्जाम में, क्या होता है ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और यू कैन से हियर डी और यू कैन से हियर प्लस। ओके, तो ये हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट है और ये हमारा एक कंपाउंड है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ये एल है या डी है, प्लस है या माइनस है, डेक्स्ट्रो है या ल्यूरोटेटरी है। इसको हम जैसे ही इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस सॉल्यूशन से पास करते हैं तो देखते हैं कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट किस डायरेक्शन में रोटेट होता है। जैसे ही ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है तो कुछ एंगल के साथ होगा। एंगल ऑफ रोटेशन हमको पता होता है, हर एक कंपाउंड में क्या क्या होता है उसको हम लोग मेज़र करते हैं, जान जाते हैं। तो वो भी आगे बताएंगे किसके द्वारा मेज़र किया जाता है ये। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब ये राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है तो इसको बोलते हैं डी फॉर्म या क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और डी और प्लस इस सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है इसमें। इफ़ अ कंपाउंड रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट विल बी लीवोरोटेटरी। वो क्या था, डेक्स्ट्रोरोटेटरी मीन्स राइट, लीवोरोटेटरी मीन्स लेफ्ट, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। ओके, लीवोरोटेटरी और यू कैन से हियर यू कैन डोनेटेड बाई L और डिनोटेड बाय माइनस साइन। ओके, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम इस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड सोल्यूशन से पास करते हैं तो वहाँ पे जो D में क्या था, ऐसे ऐसे रोटेट किया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पे क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एक एंगल पे इसको रोटेट करता है। तो यहाँ पे निगेटिव
या फिर एल और एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। और इस ऑप्टिकल एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिविटी मेज़र करते हैं। तो वहाँ से हमको उसका एंगल मिल जाता है कि किस एंगल पे एक कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है, आइदर इन एल डायरेक्शन, डी डायरेक्शन और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम ये किससे स्टडी करते हैं, पोलैरीमीटर से। अब देखते हैं प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है। ऑर्डिनरी लाइट इज़ कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबको पता है लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है विच हैविंग द ऑसिलेशन इन ऑल डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ द प्रोपगेशन। जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल करता है उसके परपेंडिकुलर वो हर एक डायरेक्शन में क्या होता है, उसका ऑसिलेशन होता है, उसका वाइब्रेशंस होते हैं। एंड व्हेन लाइट पास थ्रू द निकोल प्रिज्म से जब लाइट को पास किया जाता है देन द ऑसिलेशन ऑकर इन वन प्लेन, दिस इज कॉल्ड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उस मल्टी डायरेक्शनल जो वाइब्रेशंस था, मल्टी डायरेक्शनल जो हमारा ऑसिलेशन था, उसको हम किसी एक प्लेन में कन्फाइन कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है निकोल प्रिज्म के द्वारा। तो उस प्लेन पोलराइज लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, क्योंकि वो एक प्लेन में वो क्या होता है, पोलराइज हो जाता है, एक ही प्लेन में अब इसका ऑसिलेशन होने लगता है। आइए अगला पॉइंट क्या है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट डिपेंड्स ऑन, मतलब कि प्लेन पोलराइज लाइट का जो रोटेशन होता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है, जिस सॉल्वेंट में हमने कंपाउंड को डिसॉल्व किया हुआ है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कंसंट्रेशन, उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, तो हमने जो लाइट पास किया हुआ है वो कौन सा लाइट, जनरली हम लोग सोडियम की डी लाइन इस्तेमाल करते हैं जिसका वेवलेंथ होता है 5893 एंगस्ट्रॉम। ओके, कितना होता है, 5893 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा वेवलेंथ होता है उस सोडियम डी लाइन का, जो कि जनरली हम पोलैरीमीटर में इस्तेमाल करते हैं। तो वेवलेंथ क्या होता है, कौन सी लाइट हमने इस्तेमाल की है, टेम्परेचर ऑफ मेजरमेंट, किस टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पे ले रहे हैं या कम टेम्परेचर पर ले रहे हैं या हाई टेम्परेचर पर ले रहे हैं, वो टेम्परेचर। उसके बाद पाथ लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन सॉल्यूशन। हम जो क्यूवेट लेते हैं पोलैरीमीटर में मेजरमेंट के लिए, ये जो डिस्टेंस होता है इसी में हमारा लाइट ट्रैवल करता है, तो ये जो हमारा डिस्टेंस होता है इसी को बोलते हैं पाथ लेंथ। नेचर ऑफ ग्रुप अटैच टू द कायरल कार्बन पे कौन कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ये सब हम इसमें उस पर डिपेंड करता है। क्या हमारा रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज डिपेंड करता है इन सब चीज़ों पे, जो भी उस कार्बन एटम पे ग्रुप लगा होता है। चलिए आगे देखते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। ये क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन, इट इज़ अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑब्जर्व व्हेन सोडियम लाइट ऑफ डी लाइन, क्या बोला मैंने, सोडियम लाइट ऑफ डी लाइन pass through 1 decimeter solution having concentration 1 gram in 100 ml of water at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑब्जर्व किया जाता है किसके द्वारा, सोडियम लाइट की डी लाइन जब पास किया जाता है 1 डेसीमीटर सोल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन होता है 1 ग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसका जो फार्मूला होता है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा लैम्डा हमारा यहाँ पे उसका वेवलेंथ देता है, टी हमारा वहाँ पे टेम्परेचर देता है। ये अल्फ़ा जो हमारा है आगे बताएंगे, डिनोट किया हुआ मैंने लिखा हुआ है, और एल हमारा लेंथ है, सी हमारा कंसंट्रेशन है। ठीक है, इस फार्मूले के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक एक टर्म देख लेते हैं कौन सा टर्म हमारा यहाँ पे क्या डिनोट करता है। ठीक है, अल्फ़ा हमारा स्पेसिफिक रोटेशन होता है ये वाला, टी हमारा टेम्परेचर ऑफ मेजरमेंट है, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ ऑफ लाइट विच वर वी हैव यूज्ड यूजुअली सोडियम लाइन ऑफ डी लाइन, सोडियम डी लाइन। ओके, 5893 एंगस्ट्रॉम इसका वेवलेंथ है। अल्फ़ा मीन्स ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन, ये वाला अल्फ़ा। एल मीन्स क्या होता है, लेंथ ऑफ सैम्पल ट्यूब इन डेसीमीटर, जो क्यूवेट की डायमीटर होती है, क्यूवेट का जो लेंथ होता है। सी हमारा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैंपल इन ग्राम पर ml सोल्यूशन। ओके, स्पेसिफिक रोटेशन फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ केन शुगर सुक्रोज इन वाटर इज +66.4 डिग्री। ये हम लोगों ने लैब में किया हुआ है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, लगभग इसके आसपास पहुंच जाता है। ठीक है, तो कितना होता है इसका रोटेशन, 66.4 डिग्री
इसका हमारा क्या होता है, रोटेशन हो जाता है इस एंगल पे। अब आते हैं कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। पहला तो मॉलिक्यूल शुड बी कायरल, बहुत बड़ा पॉइंट है, एक सिंगल लाइन में बहुत बड़ी बात कही गई है कि मॉलिक्यूल शुड बी कायरल। अब कायरल क्या होता है, कायरल ऑब्जेक्ट क्या होता है। कायरल मतलब होता है अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मीन्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कोई भी कार्बन एटम है उस पर अगर 4 उसकी वैलेंसी होती है और चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों, देन वी कैन से दैट दिस कार्बन एटम इज कायरल सेंटर। ओके, तो कायरल ऑब्जेक्ट हमने देख लिया अनसिमेट्रिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। ओके, चलिए मैंने एक एग्जांपल फिगर के द्वारा यहाँ पर लिया हुआ ए। ये कैसा है, सिमेट्रिकल और ए कायरल है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। कैसे हम इसको यहाँ से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मिरर इमेज ऑफ एन ए कायरल ऑब्जेक्ट कैन सुपर इम्पोज ऑन अदर ऑब्जेक्ट। अगर इसको हम उठा के इसके ऊपर रख देते हैं, इट विल सुपर इम्पोज ऑन दिस मिरर इमेज। सो दिस इज नॉट कायरल ऑब्जेक्ट, इट इज़ ए कायरल और सिमेट्रिकल। ओके, चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया हुआ है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। पी को हमने लिया हुआ है, इट इज़ अनसिमेट्रिकल और कायरल ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है या पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो इसको हम 2 इक्वल पार्ट में किसी भी तरह से हम अगर इसको करते हैं तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे हम इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो ये कैसा हो जाता है, हमारा अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। तो मिरर इमेज ऑफ अ कायरल ऑब्जेक्ट डज नॉट सुपर इम्पोज ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इसको उठा के मैं इसको पुटअप करता हूँ तो ये इसको कवर अप नहीं करेगा, सुपर इम्पोज नहीं करेगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। ओके, मॉलिक्यूल शुड बी एसिमेट्रिक, दैट इज मॉलिक्यूल डज नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो अनसिमेट्रिकल होगा या एसिमेट्रिक होगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि उस मॉलिक्यूल में कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं, 3 तरह का एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है। कौन कौन, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये तीनों सिमेट्री हमारा उसमें नहीं होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल इज़ एसिमेट्रिक और कायरल मॉलिक्यूल। ओके, एसिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कायरल कार्बन, जो कि हमने वहाँ बताया, कार्बन विच इज़ बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप्स इज़ नोन एज द कायरल कार्बन। यहाँ पे 4 वैलेंसी देखिए कार्बन की, चारों अलग है। पहले में एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरे में हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोक्सिल, उसके बाद मिथाइल ग्रुप। चारों ग्रुप अलग अलग है, कायरल कार्बन हो जाएगा। ये 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। अब कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, अ मॉलिक्यूल हैज़ ओनली 1 कायरल कार्बन देन इट विल बी ऑलवेज कायरल। पॉइंट नोट करने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ मॉलिक्यूल हैज़ ओनली 1 कायरल कार्बन देन इट विल बी ऑलवेज कायरल। ठीक है, इसका अपोजिट भी होगा, आगे आएगा पॉइंट उसका। तो यहाँ पे ऊपर वाला ही एग्जाम्पल है, कायरल कार्बन है, ये सिंगल मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम यहाँ पे। अब इसमें सेकंड पॉइंट जो आता है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, अ मॉलिक्यूल हैज़ एटलीस्ट 2 कार्बन कायरल एंड नो प्लेन ऑफ सिमेट्री देन इट विल बी कायरल मॉलिक्यूल। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर हो सकते हैं लेकिन तब तक वो एसिमेट्रिक या कायरल नहीं होगा जब तक उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो। जैसे ही प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें आएगा तो वो कायरल नहीं रह जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया, इस ग्रुप को कंपेयर करना है इससे, तो ये क्या हुआ, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। तो फ़र्क क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए ये ए कायरल होगा, कायरल नहीं होगा, ए सिमेट्रिक नहीं होगा, ये सिमेट्रिकल है। दूसरा एग्जाम्पल हमने केवल रोटेशन किया हुआ है, रोटेशन किया है इस सिंगल बॉन्ड के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए चारों ग्रुप अलग अलग भी है और कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ये एसिमेट्रिक होगा, अनसिमेट्रिकल बोल लें या फिर कायरल मॉलिक्यूल बोल लेते हैं। तो यही बात बोलेगी, यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, तभी जाके ये 2 कार्बन कायरल एटम मॉलिक्यूल है वो कायरल मॉलिक्यूल कह सकते हैं हम। यही इसमें कंडीशन होती है। अगला देखते हैं, व्हाट इज़ इनैंशियोमर, स्टीरियो आइसोमर्स विच आर मिरर इमेज टू ईच अदर एंड नॉट सुपर इम्पोजिबल टू ईच अदर
नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड इनएंशियोमर्स। ये क्या हुआ, स्टीरियो आइसोमर में वो मिरर इमेज जो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते हैं, इट मीन्स इट इज़ नॉन सुपर इम्पोजिबल, और यही नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज जो होते हैं उसको बोलते हैं इनएंशियोमर्स। द आइसोमर्स एग्जिबिटेड बाय देम इज नोन एज द आइसोमेरिज्म मीन्स इनएंशियोमेरिज्म। इस इनएंशियोमर के द्वारा जो आइसोमेरिज्म एग्जिबिट किया जाता है उसी को बोलते हैं इनएंशियोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ है एक दूसरा कंपाउंड है, उसी का मिरर इमेज है। अब इसको उठा कर जब हम इसके ऊपर रखते हैं तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेगा, इसलिए फर्स्ट एंड सेकेंड आर द मिरर इमेज एज वेल एज इट इज़ इनएंशियोमर ऑफ ईच अदर। ये एक इनएंशियोमर कंपाउंड हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट एंड सेकेंड्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, सो फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनएंशियोमर्स। ऑल द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एग्जिबिट द इनएंशियोमेरिज्म। तो जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे उसमें इनएंशियोमेरिज्म ज़रूर होगा। ठीक है, अब है हमारा डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर। ऐसा कंपाउंड जो एक दूसरे का मिरर इमेज ना हो उसको बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। फॉर एग्जाम्पल सिस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन, दिस टू आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, सो फर्स्ट एंड सेकेंड्स आर नॉट मिरर इमेज, सो फर्स्ट एंड सेकेंड आर डायस्टीरियोमर्स। अनदर एग्जाम्पल इज टार्ट्रिक एसिड। यहाँ पे क्या होता है कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ प्रेजेंट है नहीं है, बस रोटेशन चेंज है, बट इट इज़ नॉन सुपर इम्पोजिबल एज वेल एज दिस इज नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, सो these two first and seconds are diastereomers, we can say it clearly. okay, अगला क्या है हमारा कंपाउंड कैसे होते हैं, आइडेंटिकल। ये क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर्स विच आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। जो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेते हैं उसको बोलते हैं आइडेंटिकल कंपाउंड। फॉर एग्जांपल दिस वन एंड दिस वन मिरर इमेज है, और अगर सुपर इम्पोज करते हैं तो ये कैसे होंगे, आइडेंटिकल। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड्स आर आइडेंटिकल हैं, एक कायरल कंपाउंड है, मिरर इमेज है, बट इट विल सुपर इम्पोज टू ईच अदर आफ्टर रोटेशन। ठीक है, चलिए हम इसको रोटेट कर लेंगे तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेंगे, इसलिए ये कैसे हैं हमारे आइडेंटिकल कंपाउंड्स हैं। अगला कंपाउंड हमारा क्या है, मीजो कंपाउंड। ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन एंड 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड मीजो कंपाउंड। अब ये क्या हुआ, जो पहले से एग्जांपल पढ़ते आ रहे हैं हम कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो वो एक कायरल होगा या फिर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा जिसमें एक से अधिक कायरल सेंटर प्रेजेंट है। तो यही पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड। फॉर एग्जांपल टार्टरिक एसिड, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है जो कि हमने एक ऑरेंज मार्किंग से दिया हुआ है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसलिए कैसे हैं, मीजो कंपाउंड। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मीजो कंपाउंड तो प्रेजेंट है, अब ये हो गया एक कायरल। ठीक है, एक कायरल हो जाएगा और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हो जाता है, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ये पॉइंट बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, लगभग हर एक एग्जाम में पूछ चुका है। ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन किससे इनकॉर्पोरेटेड होता है, मीजो कंपाउंड के साथ इनकॉर्पोरेटेड होता है। ओके, अगर ये पूछा जाता है मीजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू विच रीजन, ड्यू टू व्हाट रीजन, देन आंसर विल बी इंटरनल कंपनसेशन। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अब देखते हैं, मीजो कंपाउंड तो बन गया है, एक इस तरह से राइट रोटेट करेगा, एक इस तरह से रोटेट करेगा, इट मीन्स जो हमारा एक दूसरे को होगा ये कैंसिल आउट कर देगा, इसीलिए ये कैसे हो जाते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। नो रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट यू कैन ऑब्जर्व हियर। ओके, चलिए अगला है रेसिमिक मिक्सचर। ये क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल इनएंशियोमर्स इज कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपाउंड है डी और एल, मतलब आधा कंपाउंड डी है आधा कंपाउंड एल है, एक दूसरे का इनएंशियोमर है, मिरर इमेज है, बट दोनों एक दूसरे को एक दूसरा रोटेट करता है प्लेन ऑफ पोलराइज को, एक को राइट डायरेक्शन में एक को लेफ्ट डायरेक्शन में, मीन्स एक क्लॉकवाइज में दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में। ओके, दिस टू आर इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट रोटेशन विल बी 0। ठीक है, एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दिस टू विल कैंसिल आउट ईच अदर।
ठीक है। इक्विमोलर होता है मीन्स आधा, 50% सोल्यूशन विल बी डी, 50% सोल्यूशन विल बी एल. So 50% will rotate planar polarized light to the clockwise direction, and rest of 50% of solution rotates the planar polarized light in the anti-clockwise direction. So net rotation will be 0. Due to what reason? Due to external compensation. Racemic mixture is optically inactive due to external compensation. मीज़ो कंपाउंड की तरह इसका रीज़न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा ही गया है. तो ये दोनों पॉइंट दोनों में जो याद रखना है, मीज़ो कंपाउंड में इंटरनल कंपनसेशन होता है और रेसमिक मिक्सचर जो होता है हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू वॉच रीजन, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है. नेक्स्ट इज द resolution of racemic mixture. Now we have a solution with either racemic mixture or you can say that racemic modifications. So how you will separate these two enantiomers? D is separated from the L. Okay. So the separation of racemic mixture into its constituents enantiomers means D or L is known as the resolution. Resolution का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को सेपरेट आउट करना. इसके जो enantiomer हैं एक दूसरे को सेपरेट आउट करने को बोलते हैं resolution. And next is the racemic mixture can be converted into the optically active form by resolution of racemic mixture, whereas mesoform cannot be converted into the optically active form. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रैसमिक मिक्सचर को हम कन्वर्ट तो कर सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में, लेकिन हम मीज़ो कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रैसमिक मिक्सचर तो होता है एक्सटर्नल कंपनसेशन, अलग अलग कंपाउंड्स होता है जो बाहरी होते हैं. दो फॉर्म है, दोनों को हम एक को हटा लेंगे तो दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा. लेकिन मीज़ो कंपाउंड में नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मीज़ो कंपाउंड में तो ये इंटरनल होता है, इंटरनल कंपनसेशन. मॉलिक्यूल को हम नहीं तोड़ सकते. मॉलिक्यूल के अंदर होता है कि उसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है. एक पार्ट जो सिमेट्री का है वो अलग डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, दूसरा पार्ट अलग डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है. तो मीज़ो कंपाउंड का जो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी है उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते ऑप्टिकल एक्टिविटी में. ओके. क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंटरनल कंपनसेशन की वजह से होता है. सो पॉइंट यहाँ पे है मीज़ो कंपाउंड, मीज़ो फॉर्म कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म. बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली बात है. ठीक है. मेथड्स ऑफ रिजोल्यूशन. व्हाट इज द मेथड ऑफ रिजोल्यूशन बाय विच वी कैन सेपरेट आउट द डी फॉर्म टू द एल फॉर्म? सेपरेट आउट. ओके. नाउ फर्स्ट इज द बायोकेमिकल मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है और ये इसी डिटेल में हम पढ़ेंगे यहाँ पे. व्हेन सर्टेन बैक्टीरिया और मोल्ड्स आर अलाउड टू ग्रो इन अ सॉल्यूशन ऑफ a racemic mixture, they destroy one enantiomer selectively than the other are useful in separation. मतलब क्या कहने का है, ऐसा बैक्टीरिया या मोल्ड्स जो होते हैं हम उसको अलाउ करते हैं उस सॉल्यूशन में ग्रो करने के लिए, और वो बैक्टीरिया या मोल्ड्स सेलेक्टिवली किसी एक इनेंशियोमर को ही ईटिंग करता है, उसको खा जाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. तो जो एक बच जाता है वो हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने लगता है. तो यही प्रोसेस है. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे पेनिसिलियम ग्लाउकम लिया हुआ है. क्या है? पेनिसिलियम ग्लाउकम रिजॉल्व रेसमिक मिक्सचर of ammonium tartrate by eating of D form and left behind the L form after the suitable time. पेनिसिलियम ग्लाउकम को हम अमोनियम टार्ट्रेट का जो रेसमिक मिक्सचर सॉल्यूशन है उसमें ग्रो कराते हैं, और इसका जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है पेनिसिलियम ग्लाउकम का, ये केवल डी फॉर्म को ही ईट करता है, डी फॉर्म को ही खा जाता है, डी फॉर्म को ही डिस्ट्रॉय करता है. तो बच क्या जाता है? एल फॉर्म. तो इट मीन्स जो बचा हुआ सोल्यूशन होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा? या तो माइनस बोलेंगे या फिर एल फॉर्म बोलेंगे या फिर लीवोरोटेटरी बोलेंगे. ठीक है. तो एल फॉर्म बच जाता है और डी फॉर्म ख़त्म हो जाता है. तो रेसमिक मिक्सचर जो हमारा कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर रहा था, देयर वाज नो रोटेशन अबाउट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन लाइट. ठीक है. अब आफ्टर ग्रोइंग द पेनिसिलियम ग्लाउकम, अब वो लीवोरोटेटरी होगा सॉल्यूशन जो बचा हुआ है. क्यों? क्योंकि उस फॉर्म में से रेसमिक मिक्सचर में से रेसमिक मॉडिफिकेशंस में से डी फॉर्म को अलग कर लिया गया है, डी फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है. किसके द्वारा? पेनिसिलियम ग्लाउकम के द्वारा. ठीक है. चलिए, नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड. इसके फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं. अब देखना है वो नुकसान क्या है. वन इनेंशियोमर इज ऑलवेज डिस्ट्रॉयड
दैट इज़ वी गेट वन इनएंशियोमर एट द कॉस्ट ऑफ अदर। मतलब क्या हुआ, एक ही इनएंशियोमर हमको मिलता है उस रेसमिक मिक्सचर में से इन कॉस्ट ऑफ अदर रेसमिक फॉर्म। ऐसा मेथड हमको चाहिए जो कि दोनों को अलग कर दे विदाउट डिस्ट्रॉइंग एनी पार्ट। ओके, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई भी एक इनएंशियोमर डिस्ट्रॉय होता है, उसको हम रिकवर नहीं कर सकते, उसको हम रिस्टोर नहीं कर सकते। यही इसका डिसएडवांटेज है। वन इनएंशियोमर इज ऑलवेज डिस्ट्रॉयड, दैट इज वी गेट ओनली वन इनएंशियोमर एट कॉस्ट ऑफ अदर। ओके, सेकेंड पॉइंट, समटाइम्स इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एप्लीकेबल टू अ गिवन रेसमिक मिक्सचर। कभी कभी हमें एक सुटेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिल पाता है जो किसी भी डी या एल फॉर्म को सुटेबली डिस्ट्रॉय कर सके, स्पेसिफिकली किसी भी एक पार्ट को। तो ये भी प्रॉब्लम आती है, कभी कभी हमको सुटेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिल पाता है। ठीक है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट इज़ द मेनी मोर मेथड्स by which we can resolve the racemic mixture. अदर इज मैकेनिकल सेपरेशन। मैकेनिकल सेपरेशन में क्या होता है कि यहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म में जो होते हैं उनको बाय ग्लास मिरर के द्वारा हम उसको लेंस के द्वारा उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। केमिकल मेथड और वायर डायस्टीरियोमर्स, इसमें क्या होता है कि कोई भी केमिकल हम इस्तेमाल करके उसको हम इनएंशियोमर्स को किसी एक फॉर्म को डायस्टीरियोमर्स में चेंज कर लेते हैं। तो डायस्टीरियोमर्स को हम सेपरेट आउट कर लेंगे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा या फिर उसका फॉर्मेशन करा के, रिएक्शन करा के, तो डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। तो क्वालिटी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है, तो वहाँ से हम अलग कर लेते हैं। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। एंशियोमर का प्रॉपर्टी थोड़ा सा अलग होता है, सेम होता है, तो किसी भी एक फॉर्म को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के थ्रू अलग कर लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि उसका डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी का टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग पे हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं अलग अलग एंशियोमर्स को। नेक्स्ट इज़ द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। यही हमारा ट्रिक है, यही हमारा फार्मूला है कि अगर किसी एग्ज़ाम में दे दिया गया 2 कायरल कार्बन है, 3 कायरल कार्बन है, 10 है, 15 है, 5 है, तो हम कैसे उसमें कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, हम उसको कैसे निकालेंगे। तो हम सबको ड्रॉ तो करने जाएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे टाइम तो होता नहीं करने को। तो उसके लिए हम कुछ फार्मूले हैं यहाँ पे लिखे हमने। मॉलिक्यूल हैविंग n कायरल कार्बन एंड मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, सिमिलर हाफ। मतलब कि वहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तब वहाँ पे जो हम नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकालेंगे वो क्या होगा, कैसे निकालेंगे। n कायरल कार्बन है, देन नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव डी और एल फॉर्म क्या होंगे, 2 टू द पावर n। इसे 4 है, 2 टू द पावर 4 करेंगे, देयर विल बी 16 इन नंबर। नंबर ऑफ ऑप्टिकल इनएक्टिव मीजो फॉर्म कितने होंगे, 0। क्यों, क्योंकि एक कंडीशन है, मीजो कंपाउंड तभी होगा जब वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो ये कैसा कंपाउंड होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। मीजो कंपाउंड नहीं बनेगा, एक भी नहीं बनेगा अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। तो अगला पॉइंट क्या है, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे, ये दोनों सेम ही होंगे। टोटल ऑप्टिकल एक्टिव बोल रहे हैं या फिर ऑप्टिकल एक्टिव बोल रहे हैं, वो सेम ही है, 2 टू द पावर n इज द फॉर्मूला। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर डी एंड एल विल बी इन इक्विमोलर फॉर्म। इक्विमोलर होना चाहिए, इट विल बी इन इक्वल अमाउंट। ओके, तो नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर इज इक्वल टू ऑप्टिकल एक्टिव बाई 2 मीन्स 2 टू द पावर n हमारा टोटल 16 नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर वी हैव got here. So now what will be the racemic mixture number, वो क्या होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 16 के बजाय 8 मिलेंगे, 8 रेसमिक मिक्सचर बनेंगे, क्योंकि एक रेसमिक मिक्सचर में 2 सॉल्यूशन आते हैं, डी एंड एल फ्रॉम बोथ। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूल हैविंग इवन नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल सिमिलर हाफ। It means there is a plane of symmetry, has plane of symmetry, plane of symmetry रहेगा तब हम कैसे निकालेंगे। then number of optically active compound, active form, then 2 to the power n minus 1। for example we have 4 chiral carbon, okay, 4 chiral carbon है, तो वहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव कितना होगा, 2 to the power 4 minus 1 means 2 to the power 3। it means total number of optical active then it is 80 number। नंबर ऑफ ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, इट मीन्स मीजो, क्योंकि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मीजो भी बनेगा। अब क्या होगा, 2 टू द पावर n माइनस 2 बाई 2 क्या बनेगा, 2 टू द पावर n माइनस 2, n इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2,
2 मीन्स 4/2 इज इक्वल टू 2। केवल 2 मीजो कंपाउंड बनेंगे। मीजो फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव जो होता है वो 2 बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने बन गए? 2n-1 प्लस मीजो वाला फॉर्म, वो क्या होगा? 2n-2/2। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने बने? एक्टिव और इनएक्टिव मिला के टोटल बन जाएंगे 8 + 2 = 10। नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर टोटल ऑप्टिकल एक्टिव बाई 2 मीन्स टोटल नंबर की बात करेंगे तो 10/2 = 5, जो कि हमने 4 को लेके किया हुआ है। 4 नंबर ऑफ कार्ल हैं, तो वहाँ पे टोटल ऑप्टिकल एक्टिव कितने हो गए? 10। हमने इस वाले फॉर्मूले से निकाला टोटल 10। तो रेसमिक मिक्सचर का नंबर कितना होगा? 10/2 = 5। तो इस तरह से हम अपने फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इज molecule having odd number of asymmetric carbon and molecule can be divided into 2 equal part similar half via central atom। एक जैसे कि 3 कार्बन का ले लेते हैं, 3 में से 2 एक ऊपर एक नीचे होंगे और सेंट्रल कार्बन जो है उसी से हमने एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वहाँ से हमने उस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया। देयर इज सेंट्रल ऑफ पॉइंट प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एज वेल एज 3 ऑड नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। अब हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड 2n-1 मतलब 2 3 - 1 = 2, 2 to 4 माइनस 2n-1 3 - 1 मीन्स 2, 2 3 - 1/2 मीन्स 2/2 = 1, 2 की पावर 1। तो कितना हो गया यहाँ पे? 4 - 1 = 3। ओके। नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव मीजो कंपाउंड क्या होगा? 2n-1/2। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे? 2n-1। रेसमिक मिक्सचर कितने होते हैं? टोटल ऑप्टिकल एक्टिव जो मिला यहाँ पे उसके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे कितने आ जाएंगे? रेसमिक मिक्सचर जो हमारा उसके इक्वल इक्विमोलर में होना चाहिए, D और L दोनों फॉर्म। आइए अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल। 3D मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम सब कुछ 3D में इमेजिन करते हैं, उसके बाद उसी 3D में हम उसका रोटेशन करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, तो उसका जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो फॉर्मेशन है, प्रोजेक्शन है, वो भी जानना ज़रूरी है। तो इसमें देख लेते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ 3D फॉर्म। वेरियस मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर द 2-dimensional रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर है उसको हम 2D में कैसे पेपर पे डिफाइन करते हैं और कैसे हम उसको एज्यूम करते हैं, कैसे हम उसको कंपेयर करेंगे, उसके बारे में देखना है और यही हमको इसमें पढ़ना है। पहला पॉइंट है टेट्राहेड्रल मॉडल। इसमें क्या होता है? इन द टेट्राहेड्रल मॉडल अ कार्बन एटम कंटेन 4 लिगेंड्स A, B and CD which occupy the vertices of the tetrahedron. It is rarely used because the chemical bonds are not apparent। ओके, बॉन्ड अपेरेंटली नहीं होता, इसलिए टेट्राहेड्रल मॉडल को उतना वरीयता नहीं दिया जाता है। इस तरह से हम इसको प्रेजेंट कर लेते हैं। कार्बन है A, B, C, D, यहाँ पे हमारे ग्रुप हो गए, जो कि एक मॉडल रिप्रेजेंटेशन है टेट्राहेड्रल को 2D में दिखाना। टेट्राहेड्रल को उतना अपेरेंटली नहीं देते हैं कि बॉन्ड अपेरेंटली नहीं दिख पाता है। अब देखते हैं फ्लाइंग वेज मॉडल। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा हो? द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल इज़ द फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। फ्लाइंग वेज क्या होता है? ये मॉडल हमारा जो है ये दोनों फ्लाइंग वेज हैं, टेट्राहेड्रल का ही। सेकंड में क्या होता है? हमारा एक डार्क सॉलिड है और एक डॉटेड है। तो इसका मतलब क्या होता है? जो डार्क सॉलिड दिया हुआ है इसका मतलब है अ थिक लाइन represents a bond projecting above the plane of paper, that is the bond pointing towards the observer। मीन्स ये जो बॉन्ड है और ये towards observer है, ओके, एंड दिस वन showing the bond below the plane means away from the observer। इसको 2D में हम यहाँ पे दिखा देते हैं अगर, तो ये दोनों लाइन जो सिंगल सॉलिड लाइन है इसको हम देते हैं इन प्लेन ऑफ पेपर। दिस थिक लाइन इज above the plane of paper means towards the observer, and this dotted line means away from the observer means below the plane of paper। Okay, this is the flying wedge। A broken wedge
a dashed line, a bond below the planar paper, that is a bond pointing away from the observer, and continuous lines, solid line, are bonds in the planar paper that I have already told here. So next is Fisher projection. What is the Fisher projection? So a simplification of the flying wedge model representation is the Fisher projection. फ्लाइंग वेज में हमने जो दिखाया उसका सिंप्लीफिकेशन जो प्रेजेंटेशन है वो फिशर प्रोजेक्शन के द्वारा देते हैं। फिगर नंबर 4 होगा, मैं आगे दिखाऊंगा। इन विच ऑल बॉन्ड्स आर ड्रॉन एज अ सॉलिड लाइन विद द अंडरस्टैंडिंग दैट हॉरिजॉन्टल बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एंड वर्टिकल लाइन पॉइंट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ओके, लेट्स सी दैट फिगर हियर। Horizontal bond point towards the observer and vertical bond point away from the observer. So this is the second figure I have shown there in the flying wedge model. So this is the towards the observer and this is the away from the observer. So in Fisher projection we can represent here like this. So this is the horizontal line, it is representing the above the planar paper, it means towards the observer, and this one vertical line is away from the observer, it means below the planar paper. So the conformation which is drawn here in Fisher projection formula of any compound containing more than one stereocenter happens to be least stable fully eclipsed conformation of the molecule. मीन्स फिशर प्रोजेक्शन में जब हम कोई ऐसा मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें एक से अधिक कारल कार्बन होते हैं तो वो लीस्ट स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर बनता है वो फुल्ली इक्लिप्स्ड हो जाता है, तो इसलिए वो क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज द सॉहर्स प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव फार्मूला। व्हाट इज इट? व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू एम्फसाइज द स्पेशियल रिलेशनशिप बिटवीन द लिगेंड्स अटैच्ड to the two adjacent atoms to other conventions, Sawhorse and Newman besides the Fisher projections may be used। कहने का मतलब क्या है, जब हम दो एडजेसेंट कंपाउंड कार्बन के ऊपर देखते हैं उनके लिगेंड्स का स्पेशल अरेंजमेंट में क्या रिलेशनशिप है, तो उसको दिखाने के लिए हम फिशर मॉडल के अलावा दो और मॉडल है जिसको हम सॉहर्स या न्यूमॉन के द्वारा दे सकते हैं। दोनों बहुत फेमस हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में न्यूमॉन और सॉहर्स का इंटर कन्वर्टेबल आता है। अगले लेक्चर में हम अगले वीडियो में हम इनका इंटर कन्वर्सन भी देखेंगे, कैसे कैसे कन्वर्ट होता है, उसका रूल क्या है वो भी देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में वो भी पूछता है। ओके, सो ईच हैज़ इट्स मेरिट्स एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस कन्वेंशंस एंड टू एबल टू इंटर कन्वर्ट देम। अपना आपस में इनका मेरिट भी है और इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इसका कन्वेंशंस का आपस में इंटर कन्वर्जन भी होता रहता है। सो सॉहर्स क्या होता है? सॉहर्स फार्मूला इंडिकेटेड द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ऑल द लिगेंड्स ऑन टू एडजेसेंट एटम। ठीक है, सॉहर्स में क्या होता है, एडजेसेंट कार्बन एटम्स को अरेंजमेंट को दिखाता है, लिगेंड और जो एडजेसेंट कार्बन एटम है उसका रिलेशनशिप कैसा है। द बॉन्ड बिटवीन द एडजेसेंट कार्बन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायगोनल लाइन यूजुअली फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। इसका मतलब हमने ये फिगर दिखाया हुआ है, इसको देखिए, हमने एक हॉरिजॉन्टल डायगोनल लाइन खींचा हुआ है। लोअर लेफ्ट पोर्शन जो है वो डाउन साइड में है, राइट पोर्शन थोड़ा ऊपर है। तो इसका लेवल देखते हैं तो एक ये लेवल है और एक ये लेवल है। तो हमने इसका डायगोनल खींचा हुआ है जो कि रिप्रेजेंट करता है दिस कार्बन मीन्स लोअर लेफ्ट एटम नियरेस्ट टू द ऑब्जर्वर। मीन्स ऑब्जर्वर इस साइड से देख रहा है, इस साइड से हमारा ऑब्जर्वर इस पॉइंट को देख रहा है। और ये क्या है, अपर राइट मीन्स फार्दर फ्रॉम द अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से वो ये वाला पॉइंट दूर है और ये वाला ऑब्जर्वर के करीब में है। और ये जो फॉर्म है ये फुल्ली स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन है। हमने एग्जांपल लिया स्टैगर्ड फॉर्म में। इक्लिप्स में लेंगे तो ये दोनों बॉन्ड ऐसे ऐसे हो जाते हैं जो कि एक दूसरे से रिपल्सन शो करते हैं यहाँ पे। सो वो इक्लिप्स्ड फॉर्म में लीस्ट स्टेबल होता है। ओके, then what is the next is the Newman projection. Fisher projection is a planar projection of the flying wedge formula, and the Newman projection is the planar projection of the Sawhorse formula.
हमने वहाँ पे सॉहॉर्स को देखा, डायगोनल लाइन है और इस पर ग्रुप ऐसे लगे हुए होते हैं। तो इसका हम, ये तो हमारा 3D टाइप का हो गया। इसको हम 2D में दिखाते हैं तो न्यूमान के द्वारा दिखाते हैं। जैसे कि हमने फिशर प्रोजेक्शन जो दिखाया जाता था, फिशर हमारा प्लेनर होता था किसका, फ्लाइंग वेज का। उसी तरह से सॉहॉर्स का जो प्लेनर मॉडल है वो हम न्यूमान प्रोजेक्शन के द्वारा दिखाते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, दिस प्रोजेक्शन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ऑल द लिगेंड्स ऑन टू एडजेसेंट एटम। दो एडजेसेंट एटम है, उस पर जो भी लिगेंड्स लगे हुए हैं उनका जो अरेंजमेंट है स्पेस में, स्पेशियल अरेंजमेंट, वो कैसा है उसको रिप्रेजेंट करता है हमारे ये दो मॉडल, न्यूमान प्रोजेक्शन और सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। तो सॉहॉर्स हमने देख लिया, न्यूमान देखते हैं। ईथेन का हमने सॉहॉर्स में एग्जांपल लिया है, यहाँ पे भी हमने ईथेन का ही लिया हुआ है। तो ये हमारा बेसिकली न्यूमान प्रोजेक्शन है दोनों। और दो अलग अलग फॉर्म है, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड। दोनों क्या होते हैं ये भी जानेंगे। स्टैगर्ड मीन्स सबसे स्टेबल फॉर्म जो होता है, इक्लिप्स्ड मीन्स लीस्ट स्टेबल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हमको एक सर्कल दिख रहा है और सर्कल के अंदर एक पॉइंट दिख रहा है। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, पॉइंट पर जो है ये हमें एक कार्बन दिखा रहा है और एक कार्बन हमारा सर्कल के फॉर्म में दिख रहा है। तो पॉइंट इज़ द कार्बन इन फ्रंट, फ्रंट साइड में जो सॉहॉर्स में ये वाला था, लोअर लेफ्ट। अपर राइट मीन्स बैक साइड, कार्बन इन द रियर फार्दर फ्रॉम द ऑब्जर्वर। यहाँ पे हर हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड से 3 जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ऐसे जोड़ा था और यहाँ पे ऐसे जोड़ा था। उसी तरह से हमने पीछे वाले कार्बन जो इस सर्किल पे लगे हुए हैं वहाँ पे भी हमने ऐसे ऐसे जोड़ दिया है। तो ये हमारा क्या टोटली स्टैगर्ड कंप्लीट स्टेबल है। अब इन लिगेंड्स के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। हर लिगेंड्स के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। मीन्स सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होता है किसी भी न्यूमॉन प्रोजेक्शन में, किसी भी एडजेसेंट कार्बन के बीच में लिगेंड्स का जो स्पेशल अरेंजमेंट है, ये हमारा स्पेस में उसका अरेंजमेंट है। इसी का इक्लिप्स्ड फॉर्म अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड एंगल नहीं है, बॉन्ड एंगल इज 0 हियर, आई हैव रिटन हियर। सो हाइड्रोजन एटम ऑन द रियर कार्बन डायरेक्टली बिहाइंड द हाइड्रोजन ऑन द फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन के ठीक पीछे प्रेजेंट है हमारा जो रियर कार्बन का हाइड्रोजन है। तो ये हमारा कैसा होता है, कंप्लीट इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म मतलब हिंदी में बोले तो ग्रहण लगना। ग्रहण का मतलब क्या होता है कि ये सूर्य है, सूर्य के ऊपर कोई दूसरा ग्रह आकर उसको कंप्लीट कवर कर लेता है तो उसको बोलते हैं ग्रहण लग गया। इसी तरह से इक्लिप्स्ड फॉर्म ये है कि पीछे वाले कार्बन पे आगे वाला कार्बन ने जाके पूरा टोटली कवर आउट कर लिया है, उसको ग्रहण लगा दिया है। तो हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, कार्बन के ठीक पीछे कार्बन है, तो वहाँ पे टोटली अनस्टेबल फॉर्म माना जाता है इसको, क्योंकि बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, 0 डिग्री होने से क्या होगा कि लिगेंड्स के बीच में जो एंगल 0 डिग्री है उसकी वजह से रिपल्सन होगा वहाँ पे, और रिपल्सन होगा तो वहाँ पे इनएक्टिव आएगा, वो इनस्टेबिलिटी आएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये रहा हमारा 3D प्रेजेंटेशन। आज के लेक्चर में हमारा इतना ही है, इसका दूसरा पार्ट भी हम लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और आपका कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसको हम उसको देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।